कि व्हेन द मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सर्च्ड इंडिविजुअल कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं था। जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया व्यक्ति भारत में कोई रहा तो सनी लियोनी थी। अब तो परिवर्तन आ रहा है, अब सुधीर चौधरी 16 करोड़ में आए हैं। मैं अल्टीमेटली वही जाने वाला था कि आज दूरदर्शन अब 16 करोड़ दे सकता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि और याद रखिए कि जो बाकी भारतीय चैनलों के साथ हुआ है कि वो एंकर ड्रिवन हो गए, यानी कि एंकर प्रमुख हो गया, ब्रांड प्रमुख नहीं था, है ना। आप इंडिया टुडे देखते हैं तो आप राहुल कमल को देखना चाहिए, आप आज तक देखते हैं तो आप अंजना ओम कश्यप को देखना। तो ये सब एंकर ड्रिवन चैनल थे जहां एंकर प्रमुखता होते थे, इसलिए एंकर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगा कि भाई एंकर के वजह से चैनल देखा जा रहा है। लेकिन दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते इसका मैंडेट अलग था। ग्लोबल मीडिया इंडेक्स पे इंडियन मीडिया की रेटिंग है 161 आउट ऑफ 180। क्या उसके मुख्य कारण है जिस वजह से वो उतने नीचे गिरती चली जा रही है? देखिए, मैं इस रेटिंग के साथ सहमत नहीं हूँ। उसका कई कारण है। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक चैनल में कैसे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे। ये कितना मतलब शर्मनाक नज़ारा है। हमने देखा कि किस तरीके से 26/11 के बाद जिस तरीके से मीडिया का कवरेज हुआ या उससे पहले करगिल का कवरेज हुआ, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई उसका उल्लंघन करे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। स्टूडियो में बैठे बैठे बहस करवा दो, भिड़वा दो सबको। आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को माफी मांगिए। गौरव तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद नोइंग अ बिट अबाउट योर लाइफ। अपने बारे में कैसे शुरुआत हुई और कैसे पहुंचे जहां पर आज हैं आप? वेल, मैं वैसे तो मूलतः मैं केरल से हूँ, लेकिन मेरे माता पिता युवावस्था में दिल्ली शिफ्ट हो गए। ओके। मेरी पैदाइश परवरिश दिल्ली की है। ओके। मेरे पिताजी सरकारी जॉब में थे। निम्न मध्यम परिवार आप कह सकते हैं। बचपन में कुछ दिक्कतें भी हुई, जैसे बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि मात्र 6 महीने का जब मैं था तब मैं पोलियो से ग्रस्त हो गया था। एंड दिल्ली के कलावती शरण अस्पताल, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, उसमें वन ऑफ द रेयर केसेस ऑफ पोलियो रिकवरी मेरा था। किस्मत मजबूत लेकर पैदा हुए थे। ईश्वर की कृपा है साहब। मैंने कभी फिर चलना नहीं सीखा, दौड़ा हूँ मैं। वेरी नाइस। मैं कहूँगा कि उसके बाद भी संघर्ष का दौर चलता रहा। युवावस्था में ही माता पिता का मतलब चल बसे वो, और जिसके चलते पारिवारिक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई। बहन की शादी कराने से लेकर खुद की शादी करना सब खुद ही करना पड़ा। पिताजी के आग्रह पर सरकारी जॉब में गया, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगा। कौन सी जॉब थी? मैं भारत सरकार में अनुवादक था। ओके। ट्रांसलेटर। मुझे लगा कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मुझे पत्रकारिता करना है, और पत्रकारिता के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। मैंने छोटे मोटे अखबारों से अपना समय शुरू किया पत्रकारिता के दिन, क्योंकि हमारे परिवार में कोई पत्रकारिता से जुड़ा नहीं था। इसलिए पत्रकारिता की मुख्य धारा की मीडिया क्या है, इन सब बातों की कोई समझ ही नहीं थी। बहुत कम उम्र में मैं छोटे छोटे पत्रिकाओं का संपादक बन गया या सहायक संपादक बन गया, जिसके चलते मेरे अंडर 10-15 लोगों की टीम होती थी। मुझे लगा कि यही दुनिया है। बाद में जब एहसास हुआ कि ये नहीं है दुनिया, ये तो सिर्फ विज्ञापन लेने के लिए ये दुकानें हैं, जबकि मुख्य धारा की मीडिया जहाँ सही मायने में पत्रकारिता होती है वो तो कोई और है। तब तक कई वर्ष बीत चुके थे। लगभग मेरा 5 वर्ष ऐसे ही, मैं कहूँगा कि मैं वेस्ट तो नहीं कहूँगा, बहुत कुछ सीखा उन दिनों में। लेकिन उसके बाद मैं मुख्य धारा की पत्रकारिता में आया। मैंने पीटीआई से अपनी यात्रा शुरू की, एजेंसी पत्रकारिता से, और पीटीआई ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं क्योंकि अनुभव के साथ आया था तो बहुत जल्दी मैं सीढ़ी चढ़ पाया। वहाँ तो कई वर्षों तक उप संपादक रहने के बाद आप रिपोर्टर बनते हैं, लेकिन मैं मात्र 1 वर्ष के अंदर मैं रिपोर्टर बना। रिपोर्टर से सीनियर रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर से मतलब वही स्टाफ करस्पॉन्डेंट, और फिर डिप्टी चीफ रिपोर्टर,
प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट, स्पेशल करस्पॉन्डेंट, चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट, और शुरू किया अपराध, जो कि हर युवा रिपोर्टर को मिलता है, क्राइम बीट से शुरू किया, और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ पूरे भारतवर्ष में, और यही नहीं अभी तो पूरे विश्व में भ्रमण करने का भी अवसर मिला। वेरी नाइस। उसके बाद मैं हमेशा नए चीज़ के तलाश में रहता हूँ, और शायद इसलिए मैं एक एक बीट बदलता गया। कई लोग अपने बीट में विशेषज्ञ भी बन गए, जो मेरे साथ उस वक़्त, जैसे शम्स ताहिर खान आज तक में अपराध बीट के एक तरह से देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा नाम हो गया, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू किया। लेकिन मेरा ये तरह किया, क्राइम के बाद मुझे कुछ और करना, शासकीय जो भी ये बीट है उसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीखने के उसमें, और वही मेरा जीवन भर का मंत्र रहा। जब मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय भी मैंने कवर कर लिया, तो मुझे लगा कि अब तो इसके आगे क्या, अब यही करता रहूँगा पूरे जीवन भर। तो जनसंचार के अलग अलग आयामों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं काम करने लगा, और मैं ईमानदारी से आपसे बता रहा हूँ, जो शुरुआती कारण था जब मैंने 1998 में पढ़ाना शुरू किया, तो उसके पीछे की सोच सिर्फ इतना था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। क्लास लेता था तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे। ये कौन से कॉलेज में? मैंने डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, जो पहले गीता कॉलोनी में हुआ करती थी, आजकल वो आपके तिमारपुर उसकी तरफ है, आपका जमुना पार में जो है उधर है, उत्तर पूर्व दिल्ली में है, ताहिरपुर के आगे है अभी। तो वहाँ मैं पढ़ाने लगा था। फिर मैं धीरे धीरे भारतीय जनसंचार संस्थान, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित है, वहाँ हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बुलाना शुरू किया। फिर मैं दिल्ली के कालिंदी कॉलेज, जानकी देवी कॉलेज में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम था, उसको पढ़ाने लगा। फिर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उस वक़्त उसका एक परिसर नोएडा में भी हुआ करती थी। मैं नोएडा परिसर में मैंने जो है पढ़ाना शुरू किया। तो ये शौकिया जो पढ़ाने लग गया, वो धीरे धीरे मैं इतना लोकप्रिय टीचर बन गया। उसका एक कारण ये था कि जो दूसरे टीचर्स थे वो थ्योरी की बात किया करते थे, मैं क्योंकि इंडस्ट्री में था और वही काम करता था, उसे आके मैं बखान करता था अपने क्लास में, मैं उसी को बताता था। तो विद्यार्थियों को लगता था कि ये सब तो, बाकी सब टीचर्स तो किताबी बातें करते हैं, ये व्यक्ति प्रायोगिक बात करता है कि होता क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। और मैं उनको किस्से भी सुनाता था, उदाहरण भी देता था। लेकिन मैंने पढ़ना भी शुरू किया। ये नहीं कि कुछ जो मीडिया के क्षेत्र से आके पढ़ाते हैं, अक्सर उनके साथ एक कमजोरी ये होती है कि वो जो है आत्म प्रशंसा में ही खो जाते हैं। अपने बारे में कहानियाँ सुनाओ, हमने ये किया था, हमने ये किया था। मैं ये करता था ज़रूर, लेकिन वो उदाहरण के तौर पर। उनको सैद्धांतिक भी मैं उनको जो है तैयार करता था मैं, यानी कि मैं खुद थ्योरी बैठ के पढ़ता था किताब में। और मैंने हमेशा अपने आप को मतलब अपडेट करने का प्रयास किया। जब मैं मीडिया में आया तो मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट था। अंग्रेजी साहित्य में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की थी। लेकिन मीडिया में रहते रहते मैंने पहले भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने जो है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने जो है पीएचडी भी किया। यानी कि अपने आप को मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट करता हूँ। उम्र का मैंने कभी सोचा नहीं कि नहीं, मुझे लगा कि अगर मुझे बेहतर अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों को देना है तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे अपने आप को अपस्किल करना है, जो आज भी करता हूँ। आज भी मैं अध्ययनरत रहता हूँ। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि मीडिया में ही मुझे अन्य आयामों को भी देखना है। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया। मैं एशियानेट टेलीविज़न में था, मैंने कुछ समय जी में काम किया, और बाद में आगे चलकर मैं दूरदर्शन का वरिष्ठ सलाहकार संपादक बना। उस कार्यकाल में मैंने बहुत नए प्रयोग किए, नए कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, जैसे 2 टूक कार्यक्रम है, जैसे वार्तावली है, जैसे गुड न्यूज़ इंडिया है। वो सब मेरे वहाँ रहते हुए शुरू हुआ। और उसके बाद मुझे लगा कि, और तभी ये विज्ञापन निकला कि भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक का पद। अब ये एक प्रशासनिक था, लेकिन मीडिया शिक्षा से जुड़ा हुआ, मीडिया शिक्षा का अनुभव था मेरा।
तो मैंने कह दिया कि चलो अब ये भी आजमा लेते हैं। अच्छा, इस बीच में मैंने एक और प्रयोग किया। मैंने जो है कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, अब मुझे जनसंपर्क का भी काम करना चाहिए। मैं जनसंचार के हर आयाम को समझना चाहता था। तो मैंने जो है दालमिया भारत लिमिटेड में मैंने मीडिया सलाहकार का भी काम किया। यानी कि जो मीडिया एडवाइज़र, ये भूमिका में भी मैं रहा। तो मैंने सभी भूमिकाओं को मैं समझना चाहता। जनसंचार का मैं इसलिए अपने आप को आज भी एक विद्यार्थी मानता हूं जो लगातार नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहा है। ये आपका बड़प्पन है कि आप अभी भी अपने को विद्यार्थी बिल्कुल विद्यार्थी हूँ। क्योंकि हालांकि मुझे लोग मीडिया गुरु के खिताब से मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं मीडिया का एक विद्यार्थी हूँ। क्योंकि इतने नए चीज़ जो रोज़ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी में बदलाव आ रहा है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जिस तरीके से आप इतिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, BC और AD, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, उसी तरीके से मैं मीडिया के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, BG और AG, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल के लोग हैं। जो आफ्टर गूगल वाले हैं, यानी कि गूगल के आने के बाद पैदा हुए, वो डिजिटल नेटिव्स हैं, हम डिजिटल माइग्रेंट्स हैं। मैंने तो जब पैदा हुआ तब टाइपराइटर मैंने सीख के मैं मीडिया में गया, हाथ से लिखता था, है ना। और टेलीफोन के माध्यम से हम लोग, और टेलीग्राम के माध्यम से मैंने CTO से टेलीग्राम भेजे हैं, है ना, जब मैंने पत्रकारिता किया। वहाँ से हम स्मार्टफोन के युग में आ गए। 2-way मोबाइल सिस्टम था, पेजर था, इस परिवर्तन को मैंने अपने आँखों से देखा। और फिर हमने जब ये किया तो मुझे लगा कि ये सब अनुभव को हमें समाहित करते हुए इसको मीडिया शिक्षा को वापस लौटाना है। तो फिर मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का मैं महानिदेशक बना। वहाँ बहुत काम करने का अवसर मिला। उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया, उसके स्थायी परिसर बनाए, उसमें बहुत नए प्रयोग हमने किए। और उसके बाद जो है मुझे देहरादून में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ का जो है संस्थापक डीन, उनका स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया की स्थापना करने का अवसर मिला देहरादून में। और जब मैं वो कार्य कर रहा था तो उसी बीच में जो है मुझे मध्य प्रदेश से बुलावा आया और एशिया का पहला और देश का सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, वहाँ कुलगुरु के नाते 4 वर्ष मुझे अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस दौरान मैंने 3 नए परिसर में हस्तांतरित किया परिसर को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया और बहुत नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए, स्टूडियो स्थापित किए। बहुत काम हमें करने का अवसर मिला। ढांचागत काम बहुत कुछ और रह गया था। तो अब फिर क्या हुआ कि जब वो कार्यकाल मेरा जब समाप्त हुआ तो मुझे लगा कि IIMC भी हो गया, माखनलाल भी हो गया, या तो यहाँ एक और टेन्योर ले या किसी और ऐसे ही संचार के विश्वविद्यालय में फिर मैं VC बनूं। तो VC तो बन गया हूँ, अब कुछ नया काम करना है। तो देश का सबसे प्रतिष्ठित बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र है इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो ये जो है मुझे ये अवसर मिला कि इसके निदेशक के रूप में जो है वो पिछले महीने ही मैंने जो ये पारी संभाली है। तो इसको एक नया आयाम गढ़ने का मुझे अवसर मिला है। तो जीवन के विभिन्न आयामों में अलग अलग तरीके का काम, क्योंकि मैं कुछ काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊब सा जाता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ नवाचार करना है, कुछ नया करना है। यहाँ तो बहुत काम हो गया, अब कुछ नया काम किया जाए। और मुझे ईश्वर की कृपा है, असीम कृपा है और सरकार का विश्वास है कि उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया और यहाँ भी कुछ नवाचार करना शुरू कर दिया है। और तो ये नवाचार की यात्रा, ये सीखने की यात्रा, ये जारी रहेगा। ये मेरा अपना एक, तो इसलिए पूरा जीवन अगर मैं अगर पलट के देखूं तो एक मैं सीखता ही रहा हूं और सीख के कुछ करने की कोशिश की। कुछ चीज़ों में सफल हुआ, कुछ चीज़ों में असफल हुआ, लेकिन संतुष्टि है कि मैंने प्रयास किया। वो संतुष्टि इसीलिए है क्योंकि आपका ज़्यादा जोर कुछ पाने से ज़्यादा कुछ सीखने पे था। हाँ, और जब ये पाना इक्वेशन में आ जाता है ना जैसे ही, तो फिर कई बारी अगर मन का ना हुआ तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स और ऐसे कुछ आगे आते हैं। खैर, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। एक थोड़ा सा निजी प्रश्न, जब आप दूरदर्शन में जो भी आपने पद संभाला, उसके लिए लगभग
एक तो कौन से साल में था ये 2014। हम एक डिसेंटली हाई पोजीशन की बात कर रहे हैं, लगभग उसका क्या पैकेज था? और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके आगे मेरा फॉलो अप क्वेश्चन आएगा। जी, उस वक्त तो वही 1.5 लाख के करीब पर मंथ। हाँ। साल का हम मान लेते हैं करीब 18 लाख रुपए के आसपास। जी। दूरदर्शन या प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, और ये मैंने काफ़ी लोगों से जो क्योंकि थोड़ी सी मेरे भी जानकार हैं या फिर जिन्होंने काम किया है, ये हमेशा सरकार ने जबकि नॉर्मली सरकारी जो तनख्वाहें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डिसेंट होती हैं एटलीस्ट, ये इनकी तनख्वाहें नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया से या फिर प्राइवेट मीडिया से इतनी कम क्यों थी? और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वही रीज़न है कि आज दूरदर्शन पीछे हो गया है और प्राइवेट चैनल ज़्यादा आगे? नहीं, देखिए अब तो चीज परिवर्तन आ रहा है। अब सुधीर चौधरी 16 करोड़ में आए हैं। मैं अल्टीमेटली वही जाने वाला था कि तो आज दूरदर्शन अब 16 करोड़ दे सकता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था? लेकिन देखिए, मैं बताता हूँ कि देखिए, सरकारी एक चिंतन तो है ही कि भाई एक सैलरी का एक पैटर्न बना हुआ है कि और याद रखिए कि जो बाकी भारतीय चैनलों के साथ हुआ है कि वो एंकर ड्रिवन हो गए, यानी कि एंकर प्रमुख हो गया, ब्रांड प्रमुख नहीं था। दूरदर्शन का ब्रांड प्रमुख है। लोग दूरदर्शन देखते हैं, दूरदर्शन में व्यक्ति को नहीं देखते हैं। आप जब रिपब्लिक देखते हैं तो आप अर्नब गोस्वामी को देखना चाहते हैं, है ना? आप इंडिया टुडे देखते हैं तो आप राहुल कमल को देखना चाहते हैं। आप आज तक देखते हैं तो आप अंजना ओम कश्यप को देखना चाहते हैं। एबीपी न्यूज़ देखते थे तो पहले की बात कर रहा हूँ, रूबिका लियाकत को देखना। तो ये सब एंकर ड्रिवन चैनल थे जहाँ एंकर प्रमुखता होते थे, इसलिए एंकर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा कि भाई एंकर के वजह से चैनल देखा जा रहा है। लेकिन दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते, मैं सरकारी नहीं कहूँगा, पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते इसका मैंडेट अलग था। इसका मैंडेट था कि प्रसार भारती जो है वो आम जन तक जो है विश्वसनीय समाचार पहुँचाए। इस उद्देश्य से उसका जो है बनी थी। तो उसमें कभी एंकर को महत्व दे के मुँह मांगे सैलरी देना या मार्केट कभी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। देखिए, यहाँ आप विज्ञापन भी मतलब काफ़ी आलोचना का विषय हुआ जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था अभी हाल ही में, तो एक चैनल ने जो है साथ में ही उनके विज्ञापन भी चला रहे थे साइड में चप्पल का। तो वो काफ़ी आलोचना का एक कारण बना कि भाई आप प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए वो, दूरदर्शन के लिए वो कभी प्राथमिकता नहीं थी कि हमें पैसा कमाना है। दूरदर्शन में तो हमेशा सरकार ने पैसा डाला है, तो इसलिए जब कमाने का एक जरिया नहीं है, वो बाजारवाद का एक हिस्सा दूरदर्शन नहीं था, तो ऑब्वियस है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको जो तनख्वाहें भी मिलेंगी वो भी उस तरीके के तनख्वाह नहीं होंगे, क्योंकि कभी विज्ञापन केंद्रित कभी उसका जो है प्रचार प्रसार नहीं रहा। दूरदर्शन की भूमिका अलग रही है। इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं और मैं स्पेशली अटेंशन आपका चाहता हूँ उस तरफ। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक बात है, और ऐसे मैं इसी तरीके से मीडिया को देखता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, 4th पिलर है, चौथा स्तंभ। अब अगर ऐसे सिनेरियो में उसको जो रिक्वायर्ड वेटेज है, जो रिक्वायर्ड अटेंशन है, वो ना मिले, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है कि वो बैक स्टेप ले लेती है चीज़। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि दूरदर्शन के पीछे हटने से कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ प्राइवेट चैनल्स ने ले ली, और अब प्राइवेट चैनल्स, ये हर किसी को पता है, एजेंडा ड्रिवन हो गए हैं। हर किसी का अपना एक वो है और अपने तरीके से खबर चलाना चाहते हैं। ऐसे स्टेज में, और अगर हम बात करें दुनिया में और देशों की भी, तो हर जगह प्राइवेट चैनल्स, आई थिंक मेजॉरिटी प्राइवेट चैनल्स ही हैं जो आगे हैं। लेकिन साथ के साथ दूरदर्शन या फिर वापस से प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, रेवेन्यू को एक मीडियम रख सकते थे। जैसे मेरे यहाँ पे एक परिवार है जो काम कर रहा है, मुझे भी उनका ध्यान रखना है। और जब आप एंकर की भी बात कर रहे थे तो दूरदर्शन, बहुत सारे लोग नीलम शर्मा की, मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त, लेकिन नीलम शर्मा की न्यूज़ देखने आते थे सिर्फ, कि वो 8 बजे आई थिंक आती थी या 6 बजे शाम को आती थी। दूरदर्शन के पास टैलेंट था, फिर अचानक से बैक स्टेप में कैसे चला गया? देखिए, उसका 2 कारण हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे। दूरदर्शन ने कभी सनसनी में विश्वास नहीं किया। एग्जैक्टली।
वो सब आज भी मैं मानता हूँ कि भले उसके ऊपर आरोप लगते रहे शुरुआत से ही, पहले यूपीए सरकार के दौरान भी, उससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान भी, उसके बाद में भाजपा सरकार के बाद भी, कि भाई सरकारी नेताओं को, सरकार को ज़्यादा प्रमुखता मिलती है। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि पूरे दिन भर की खबर को आप देखना चाहते हैं कि भाई देश में हुआ क्या है, तो आपको दूरदर्शन देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि देश में प्रमुख खबरें क्या हैं। प्राइवेट चैनल आज भी आप देखने से एक खबर हावी रहता है और उसी खबर को जो है दिन भर चलाते रहते हैं। तो दूरदर्शन का कभी एक विषय को पकड़ना, उसको सनसनी करना, उस पर जो है ये करना, वो कभी नहीं रहा है। तो जाहिर है कि लोगों का टेस्ट भी बदल गया, तो समाचारों से रुचि कम हो गई और सनसनी में रुचि ज़्यादा बढ़ गई। वो उस रेस में दूरदर्शन कभी नहीं रहा। दूसरा, टीआरपी के रेस में कभी दूरदर्शन, वही टीआरपी के रेस में दूरदर्शन कभी नहीं रहा। और इसलिए हालांकि दूरदर्शन को देखने वाले संख्या आज भी ग्रामीण इलाकों में, हमारे जितने राज्य हैं उसमें, उस स्तर पर, बड़े बड़े शहरों में आज भी जो निजी चैनल है उनका वर्चस्व है, लेकिन ग्रामीण देहाती इलाकों में वगैरह आज भी दूरदर्शन चलता है। और दूरदर्शन का काम मात्र समाचार प्रेषित करना नहीं है। दूरदर्शन विकास पत्रकारिता, ग्रामीण स्तर पर क्या हो रहा है, खेतों में क्या हो रहा है, किसानी में क्या हो रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जो है चर्चा, डॉक्यूमेंट्री, खेलकूद, नृत्य, संगीत, हमारे लोक कलाएं, इन सबको भी प्रोत्साहित करती है प्रसार भारती। तो मुझे लगता है कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका के साथ निजी चैनल की तुलना करना उचित नहीं होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि दोनों अलग अलग भूमिकाओं में हैं। हमारा भारत देश हर दिशा में लगभग तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ साथ। जो ग्लोबल मीडिया इंडेक्स पे इंडियन मीडिया की रेटिंग है 161 आउट ऑफ 180, क्या उसके मुख्य कारण है जिस वजह से वो उतने नीचे गिरती चली जा रही है? देखिए, मैं इस रेटिंग के साथ सहमत नहीं हूँ। क्यों? उसका कई कारण हैं। अगर आप ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देखेंगे तो भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक आईआईटी मिलेगा, एक पंजाब यूनिवर्सिटी या ऐसा कोई एक आध यूनिवर्सिटी मिलेंगे। इसको छोड़कर कोई और विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक नासा के जो है वो भारत से निकलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सिलिकॉन वैली में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भारत से निकलते हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं, इसी आईआईटी से निकलते हैं। भारत के बेहतरीन डॉक्टर्स, विश्व के बेहतरीन डॉक्टर्स, चाहे लंदन के अस्पतालों में हो या सिंगापुर के अस्पतालों में हो, वहाँ जाएंगे तो वो भारतीय मूल के लोग होते हैं, भारत से ही निकले हुए होते हैं। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं रेटिंग्स का जो मापदंड है वो अलग है। जैसे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्यूएस इंडेक्स होता है, और क्यूएस इंडेक्स ये बताता है कि जो मापदंड में लिखा होता है कि आपके यहाँ कितने विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ कितने विदेशी संकाय सदस्य हैं। अब क्या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या विदेशी संकाय को हायर कर सकती है? क्या उसके पास इतना संसाधन है क्या? लेकिन क्या इस आधार पर आप रैंकिंग्स देंगे तो भारत तो कहीं नहीं टिकेगा। तो इसी प्रकार वैश्विक जब मापदंड खींचा जाता है तो कई विषयों को लेकर जो है 140 करोड़ की आबादी में मैं कहता हूं कि कोई भी घटना अगर किसी पत्रकार के साथ होती है तो गलत है। लेकिन इतने से छोटे से देश जहां मुश्किल से कोई घटना होती है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, और इतना विविधतापूर्ण देश जहां बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, समाज में बहुत कुछ हो रहा है, उसके आधार पर हम पत्रकारिता का स्वाधीनता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में हम ये निर्णय पर पहुंचे। मुझे कम से कम लगा कि भारत के, देखिए, मैं देश के सबसे प्रतिष्ठित जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो रामनाथ गोयनका पुरस्कार हो, चाहे लाडली मीडिया अवार्ड्स हो, इन सभी पुरस्कारों के मैं जूरी का सदस्य हूं, आज भी हूं। और मैं जो एंट्रीज देखता हूं उसमें इतना बेखौफ हमारे पत्रकार खबरें लिखते हैं, मुझे कहीं भी वो खतरा महसूस नहीं हुआ। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि भारत का पत्रकार दबा हुआ है, कुचला हुआ है, या उसको
अपने बात को रखने की आज़ादी नहीं है, भ्रष्टाचार को वो बेनकाब नहीं करता है, मुझे ये कहीं नहीं लगा। तो इसलिए मैं इन रैंकिंग्स के साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनके मापदंड जो है, वैश्विक मापदंड, स्वीडन जैसे एक छोटे मुल्क में क्या हो रहा है उसके तुलना में अगर आप रखेंगे, और अगर आप ये कहेंगे कि भाई हमारी हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बुरा है, नेपाल से बुरा है, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं क्योंकि इस मीडिया इंडस्ट्री में मैंने लगभग 4 दशक मैंने निकाला है और मैंने उसी आज़ादी के साथ काम किया है। देखिए, टेक्नोलॉजी और ओनरशिप के चलते बदलाव हुआ है, मैं ये तो मानता हूँ, लेकिन उसके लिए मीडिया कर्मी जिम्मेदार नहीं है। ओनरशिप पैटर्न्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजिकल पैटर्न्स बदल गए हैं, जिसके चलते जो है उसकी अपनी सीमाएं आ जाती है अपने आप। तो उसके आधार पर यह तय करना कि मीडिया पूरी तरीके से जो है आज बिल्कुल उसमें स्वतंत्रता है नहीं, आज़ादी कम हो गई है, मैं उससे जो रैंकिंग्स है उसे जो है मैं एक बहुत रिलेटिव और सब्जेक्टिव मानता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक ऑब्जेक्टिव आंकलन है भारतीय मीडिया की। थोड़ी देर के लिए रेटिंग को हम साइड में रख देते हैं जी। नॉर्थ इंडिया में सरकार की कमियां बताने वाले आपको बहुत कम न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो वहाँ पर सरकार की कमियां बताने वाले बहुत कम न्यूज़ चैनल्स मिलेंगे। आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु चले जाएंगे तो वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल है वो सरकार की कमियां बताने वाले बहुत कम न्यूज़पेपर्स मिलेंगे। हर कोई गुणगान गाने में लगा हुआ है सरकार का। मीडिया का हमेशा एक, ये मेरी दृष्टि, और बताइएगा इसमें मैं गलत हूँ, कि मीडिया का हमेशा काम रहा है ये बताना कि ये फला चीज़ है जिस पे आपका अटेंशन चाहिए, जिस पे आपका ध्यान चाहिए, ये चीज़ करें। हर कोई तारीफ़ें गाने में लगा हुआ है। मैं उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। देखिए मयंक जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी 1977 में जब जनता की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो पहले सूचना प्रसारण मंत्री बने जनता पार्टी सरकार में। उन्होंने आपातकाल का आंकलन करते हुए उन्होंने कहा कि व्हेन द मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड, यानी कि आपातकाल के दौरान मीडिया से झुकने के लिए कहा गया था। जो एक तानाशाह सरकार थी उसके द्वारा ये कहा गया, लेकिन वो झुकने की जगह वो रेंगने लग गए। ये मीडिया की प्रवृत्ति रही है। कुछ अपवाद हमेशा, उस वक्त रामनाथ गोयंका जी थे, इंडियन एक्सप्रेस था, जिसने जो है पूरा का पूरा पहला पेज को काले रंग से पोत दिया और उसको जो है पब्लिक के सामने ला दिया। ऐसे लोग थे, कितने हजारों पत्रकार गिरफ्तार भी हुए। एक वो भी समय था। मेरा ये मानना है कि जब प्राथमिकताएं बदल गई है, बाजारवाद जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जब वो हावी हो गया है, मुनाफा महत्वपूर्ण हो गया है। ओनरशिप पैटर्न अगर आप देखेंगे कि पहले वो पत्रकार थे जो, जिसको झोला छाप भी कहते हैं, अपने मतलब जेब से डाल के, एक याद रखिए कि जब करमवीर अखबार या आपके जब पहला उदंत मार्तंड जो पहला समाचार पत्र जो है जुगल किशोर शुक्ल जी कोलकाता से प्रकाशित करते हैं, तो उस वक़्त और उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय अखबारों में आता था कि आपको अगर काम करना है तो आपको जो है मानदेय के रूप में 2 जून की रोटी मिलेगी, जेल में आपको सज़ा मिलेगी, ये आपको बताया जाता था। पर्क्स ऑफ वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट। वो मिशन से हम कमीशन में आ गए। मिशन से वो प्रोफेशन बना और प्रोफेशन से हम कमीशन में आ गए। वेरी वेल सेड। तो जब मिशन से कमीशन का ये जो बदलाव आया है, जहां हमें जहां नाम लेना उचित नहीं होगा, ऐसे अखबार हैं जो आपको प्रेस कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि भाई आप भी कमाओ, हमें हमारे लिए भी कमा के लाओ। तो जब, और सॉरी टू से, रियल एस्टेट में जिनका बिजनेस है वो लोग चैनल चला रहे हैं। बिजनेस एक, मीडिया एक एक्सटेंशन हो गया कवरअप के लिए, आपके अन्य करतूतों को छुपाने के लिए। कई मीडिया हाउसेस इसलिए शुरू किए गए हैं। तो जाहिर है कि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। उनकी प्राथमिकता न पत्रकारिता है, न सच्चाई है, न लोकतंत्र है। उनका प्राथमिकता अपने अपराध को छुपाना है, सरकार में बैठे कुछ लोगों को खुश करना है, चाहे वो केंद्र हो राज्य हो।
तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मात्र सरकार को दोष देना, नहीं, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ, सरकारें भी अपनी जगह जो है, कोई भी सरकार तो चाहेगी कि भाई वो आलोचना से बचे, और वो तो चाहेगी कि मीडिया फ्रेंडली रहे। ये तो सरकार हमेशा, चाहे वो जो विज्ञापन देकर, हमने देखा दिल्ली में एक सरकार थी जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए जो है मात्र विज्ञापन में चलाते थे ताकि उनकी कम से कम आलोचना हो, है ना। तो ऐसे भी हमने देखा अपने आंखों से। तो बजट का एक हिस्सा जितना योजना में खर्चा नहीं होता, उससे ज़्यादा उसका विज्ञापन में खर्च हो जाता है, ये भी हमने देखा। तो मुझे लगता है कि ये कमी हमारे में है। पहले वो कहते हैं ना कि हम जब किसी पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली जब उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। तो ये जो आत्मावलोकन, आत्ममंथन, ये मीडिया को करना है कि ये क्या हो गया, है ना, या कहाँ गए वो लोग, रामनाथ गोयनका जैसे हैं। ऐसे भी पत्रकार थे जिन्होंने जो है जेल जाना जो है, या माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, हैं, जिनको मध्य प्रदेश जब बना, मध्य भारत जब बना प्रांत के रूप में, तो उनको जो है मुख्यमंत्री का पद उनको ऑफर किया गया। कांग्रेस के नेता भी थे वो, उन्होंने उसे ठुकरा दिया, कहते कि नहीं, मेरा काम तो संपादक का है, मेरा काम तो पत्रकार का है, मेरा काम सत्ता में बैठना नहीं है। तो ऐसे पत्रकार भी इस देश ने पैदा किया है। तो लेकिन वो आदर्श हम कहीं छूट गया। पत्रकारिता बिजनेस के रूप धारण कर चुका है। लेकिन आज भी कई पत्रकार हैं, पत्रकार अपने स्तर पर आज भी मैं समझता हूँ कि समाज और देश का भला करना चाहता है। हाँ, मजबूरी है, उनको भी अपना घर चलाना है, नौकरी करनी है, तो उस मजबूरी के चलते कलम दाव पर है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। ओके, वेरी नाइस। जो फॉर्मेट है न्यूज़ रिपोर्टिंग का, तो मुझे अभी भी याद है, वापस से मैं दूरदर्शन की ओर जाता हूँ। एग्जिट पोल पे हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। चुनाव के नतीजे दूरदर्शन भी बताता था। चुनाव के नतीजे आप इस टाइम, चुनाव जब होता है जिस दिन, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप देखिए तो कई जगह तो दहाड़े मार रहे होते हैं लोग, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर, क्योंकि अब आप एजुकेशन से भी एसोसिएटेड हो, और ये प्रॉब्ली उस टाइम कोई ना कोई इनमें से स्टूडेंट होगा किसी न किसी कॉलेज में। ये एनर्जी ज़्यादा डालने से और वापस सनसनी बनाने से, इससे क्या अटेंशन जल्दी मिल जाता है? ये फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया? कि किसी बुक में आया था कोई तरीका, कहीं किसी देश से हमने कॉपी किया, कैसे, मतलब कैसे आया ये शिफ्ट अचानक से? देखिए, जब कंपटीशन बढ़ गया, पहले एक दूरदर्शन था, लेकिन जैसे ही आपने एयरवेव्स को ओपन किया, प्राइवेट चैनल्स आए, तो शुरुआत में तो ये सब अपने साख बनाए, क्योंकि दोनों ही दूरदर्शन से शुरुआत में निकले थे, चाहे वो आज तक हो या NDTV हो, ये दोनों ही दूरदर्शन के ही कार्यक्रम थे। द वर्ल्ड दिस वीक था प्रणॉय रॉय का, और SP सिंह वगैरह का जो है आज तक चैनल हुआ करता था, उसमें से ये निकल कर आए। और फिर जी न्यूज़ ने अपना पहला सैटेलाइट चैनल, और दक्षिण में एशियानेट चैनल ने शुरू किया। तो शुरुआत में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, तो इन्होंने अपना एक, लेकिन तब भी आपने देखा होगा कि उस वक्त बहुत चर्चा होती थी, कुछ चैनल जो है भूत प्रेत दिखाते थे, भूत प्रेत, नाग नागिन, है ना, कि किस तरीके से हम TRP को बटोरें, लोगों को आकर्षित करें, है ना। ये उसके बाद एक दौर आया जहाँ राखी सावंत और ऐसे व्यक्तियों को लेकर आप जो है सनसनी फैलाने लग गए। तो ये तो हमेशा रहा कि हम कैसे, देखिए, अब आप बाज़ार में उतरे हैं तो आप देखेंगे कि भाई किसी भी बाज़ार में जाइए, आप सब्जी मंडी चले जाइए, तो वहाँ जो बेचने वाला है वो अपनी तरफ अपने माल बेचने के लिए वो आकर्षित करेगा, ज़्यादा जोर से, जो जार से चिल्लाएगा, वो नाटक करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये मतलब, तो बाजारवाद जब आ चुका है कि जब लोगों को लाना, क्योंकि आपके TRP पर डिपेंड करेगा आपके को कितना विज्ञापन मिलता है। तो जो टाइम मीटर्स लगे, टाइम मीटर्स 5000 घरों में लगे हैं, वो 5000 के आधार पर यह तय किया जा रहा था कि विज्ञापन किधर जाएगा, कौन देखा है। बाद में पता चला कि वो भी मैनिपुलेट हो रहा है, वो टाइम मीटर्स भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। हालांकि अब बार्क आ गया, रेटिंग्स आ गया जो, और इसका संख्या बहुत ज़्यादा, उसके 10 गुना 20 गुना बढ़ा दिया गया है, छोटे शहरों में भी चला गया है। लेकिन आप देखेंगे कि वो व्यापकता
आ गई है तो थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी फिर से आ गया है। लेकिन वही टीआरपी, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन हमको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो विज्ञापन। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे क्राइम शोज दिखाने लग गए हैं। और देखिए, मैं सिर्फ मीडिया को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मीडिया भी दोषी है। मीडिया इस लिहाज से दोषी है कि मीडिया अक्सर एक बात कहती है कि भाई लोग नहीं देखना चाहते हैं, हम लोगों को वही दिखाएंगे जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें पसंद है। तो उनको क्राइम देखना पसंद है, हम दिखा रहे हैं। उनको सास बहू देखना पसंद है, हम उनको दिखाएंगे। ये एक लॉजिक ये है। और ये भी एक हकीकत है कि किसी कारणवश आज भी हमारे देश में एक बड़ा तबका है जो इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद करती है। अगर आप YouTube के सर्च का इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सर्चड इंडिविजुअल कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं था। जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया व्यक्ति भारत में कोई रहा तो सनी लियोनी थी। ये भी एक हकीकत है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक मूल्य जो है उसका भी कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है, जो प्रतिबिंबित हो रही है कि मीडिया को भी लगा कि भाई ये दिखाइए तो इनका जो है तो। लेकिन दूसरा सवाल जो हमारे जैसे लोग जो पूछते हैं वो ये है कि कल को क्या पब्लिक अफीम मांगेगी तो अफीम देंगे क्या आप? क्या मीडिया की भूमिका पिछलग्गू का है या नेतृत्व देने का है समाज को? समाज को अच्छे चीज़ आप देंगे तभी तो उसकी रुचि अच्छी चीज़ों में बनेगी। क्या पब्लिक को रामायण और महाभारत जब दिया मीडिया ने तो क्या इस देश का ट्रैफिक पूरी तरह बंद नहीं हो जाता था? क्या घरों में सिर्फ महाभारत और रामायण देखा जाता था, पूरा देश ठप हो जाता था उस समय, उस 1-2 घंटे के लिए रविवार के दिन। यानी कि अच्छी चीज़ की हमेशा डिमांड रहेगी। क्या अच्छी फिल्में हमारे देश में चली नहीं है? क्या बहुत चली है। तो फिर ये भी तो बहाना नहीं चलेगा ना कि लोग अच्छा नहीं देखना चाहते। आप अच्छा परोस नहीं रहे, आप अच्छा परोसिए तो हो सकता है कि अच्छी चीज़ें देखने की उनकी रुचि बढ़ेगी। आई थिंक समय लगता है थोड़ा सा, और ये शॉर्टकट होता है यहाँ से लेकिन जल्दी ये है कि शॉर्टकट है। कई मैं संपादकों से मिलते रहता हूँ तो वो बताते हैं कि हमने अच्छा प्रोग्रामिंग शुरू किया लेकिन उसको देखने वाले कम थे, वो उठ नहीं रहा था। अब आपको देखिए सतत प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि मैंने आज से लेकर जो है एक स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम शुरू कर दिया सनसनी के जगह, तो उसको 1 हफ्ते के अंदर TRP उतना ही मिलेगा, तो ये मूर्खता हमारी भी है। और आप ये देख रहे हैं कि भाई मुझे उसमें इतना खर्च हो रहा है। लेकिन देखिए ये भी एक कारण है कि हम अब प्रोग्राम में खर्च नहीं करना चाहते हैं। स्टूडियो में बैठे बैठे बहस करवा दो, भिड़वा दो सबको एक दूसरे को, तो खर्चा कम होता है। जबकि अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाएंगे, रिपोर्टर को ज़मीनी स्तर पर भेजेंगे, तो आपको होटल का खर्चा होगा, गाड़ी घोड़े का खर्चा होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट आपका बढ़ेगा। तो खर्चा भी तो बचाना है। तो जब आप खर्चा बचाने के चक्कर में रहेंगे तो जाहिर है कि फिर मीडिया का जो प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। दूसरा, जनता का भी दोष ये है कि हम फिल्म देखने जाते हैं तो 500 रुपये का पॉपकॉर्न खरीदने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको चैनल चाहिए फ्री टू एयर, हमको अखबार चाहिए 2 रुपये 4 रुपये में। एक अखबार छपने में उसका खर्च कम से कम 30 से 40 रुपये, एक अखबार का छपने का कीमत, एक अखबार की कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं। एक कॉपी छपने में 30 से 40 रुपये लगते हैं। तो न्यूज़पेपर्स ऑपरेट कैसे कर रहे हैं फिर? 3-4 रुपये, और वो 4 रुपये में बिकती है। तो 36 रुपये कौन दे रहा है? विज्ञापनदाता दे रहा है। ओके। तो फिर वो अखबार आपके हित की बात करेगा, 4 रुपये देने वाले की हित की बात करेगा, या 36 रुपये देने वाले की बात करेगा? ये आपको खुद सोचना है। फिर हम शिकायत करते हैं कि ये तो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की और बाकी लोगों की हित की बात करते हैं, जनसाधारण की बात तो नहीं करते हैं। भाई 4 रुपये दोगे तो फिर उतनी ही बात करेगा ना। जब आपका बाजार का मॉडल है
तो जो जितना पैसा देगा उसकी उतनी बात होगी। बिल्कुल। तो हमें भी सीखना पड़ेगा, कम से कम हम में से जो लोग अखबार, विदेशों में देखिए अखबार बहुत महंगे हैं, है ना, चैनल के लिए पे करते हैं, हम तो हमेशा फ्री के चक्कर में रहते हैं। हमें फ्री में जो है फ्री की आदत हो गई है। और हमें भी देखिए देश में पे चैनल्स सफल हुए ही नहीं, भारत में पे चैनल्स कहाँ सफल हुए हैं? OTT, नेटफ्लिक्स, मतलब वो जरूर बोलते वो रहते तो हैं। एंटरटेनमेंट ना, मैं न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ओके। एंटरटेनमेंट के लिए तो आप पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तो सूचना है ना, समाचार है ना, उसके लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूं। आपके ऑल्टरनेटिव वेबसाइट्स भीख मांग रहे हैं कि भैया हमें सस्टेन करने दीजिए। वो कह रहे हैं कि थोड़ा पैसा हमें भी दीजिए भाई, सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, दान दे दीजिए, ताकि हम अपना ऑपरेशंस को जारी रख सकें। हम कितनों को समर्थन दे रहे हैं, है ना? तो इसलिए आपका वो पैसे मांगता है, विकिपीडिया पैसे मांगता है कि भाई हम इस मॉडल को चला नहीं पाएंगे, आप पैसा दीजिए, क्योंकि हमें फ्री में चाहिए। सूचना, ज्ञान सब फ्री में चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो ये हमें भी अपनी प्राथमिकताएं, फिर हम शिकायत करें कि मीडिया बिकी हुई है, ये नहीं। मीडिया में भी अगर एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी देना है, ऑपरेशनल कॉस्ट मीट करना है, तो हम सिर्फ कहें कि मीडिया अकेला दोषी है, तो उसका भी तो कॉस्ट लाखों करोड़ों में होता है। ये कहाँ से आएगा? आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, कोई और देगा तो उसकी भाषा बोलेगा वो। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। एक बात करते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति भी रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक 12th पास करने के बाद एक बच्चे के अंदर अगर आज की डेट में मास कम्युनिकेशन से, और यहाँ पर मैं उस बात को भी जानता हूँ, एटलीस्ट अपने आसपास सेम एज ग्रुप वाले लोग mid-30s के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई तो करी, लेकिन आगे अपना करियर न्यूज़ चैनल्स या फिर जर्नलिस्ट की तरह जारी नहीं रख पाए। तो पहला प्रश्न तो ये कि 12वीं के बाद किस रुख में किस ओर जाना चाहिए और क्या सीखने पर ध्यान देना चाहिए जिससे आगे उनका विकास हो एज अ प्रोफेशनल। और दूसरा कि डिमांड अभी भी है, कम हुई है, बढ़ी है, क्या है? देखिए, कंटेंट की डिमांड तो बहुत बढ़ गई है। ओके। कंटेंट क्रिएशन की डिमांड, क्योंकि इतने वेबसाइट्स, इतने चैनल्स, इतने प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं कि लोगों को 24/7/365 कंटेंट चाहिए। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, घर बैठे भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओरिजिनल कंटेंट की ज़रूरत है, तो कंटेंट की डिमांड तो है। वो किस फॉर्मेट में है, चाहे वो रिपोर्टर के नाते हो, या डेस्क पर्सन के नाते हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के नाते हो, सोशल मीडिया के नाते हो, ब्लॉगर के नाते हो, यूट्यूबर के नाते हो, इंस्टाग्रामर के नाते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाते हो, ये तो आपको तय करना है। लेकिन कंटेंट की डिमांड है। अगर आप स्पेसिफिक पोस्ट की बात करेंगे, ऐसा है तो मैं कहूँगा कि शायद मैं उसके लिए जो है वो किसी भी फील्ड में जवाब उसका नहीं दिया जा उसके सकता अपना लिमिटेशन है, लेकिन कंटेंट का डिमांड है। दूसरा जो आपका सवाल है कि मतलब उसके लिए तैयारी कैसे करें, मैं समझता हूँ कि तैयारी में आज 2-3 विषयों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 12th के बाद अगर बच्चा उसमें रुझान रखता है तो वो किस विषय में वो ग्रेजुएशन करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसको मीडिया में या तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत है, या तो पीजी कर लें तो वो मीडिया के जो बारीकियों को समझ पाएगा। लेकिन विषय जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज आप एक एमटेक का व्यक्ति जो है वो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म शुरू कर सकता है, टेक गुरु जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और ऑटोमोबाइल के बारे में जानते हैं, तो आज एक बहुत बड़ा तबका है जो ऑटोमोबाइल के बारे में जानना चाहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ राजनीतिक पत्रकार, लोगों को सिर्फ राजनीति में रुचि है, लोगों को फैशन में रुचि है, लोगों को एंटरटेनमेंट में रुचि है, लोगों को गैजेट्स में रुचि है। तो आपका किस विषय में, आपका स्पोर्ट्स में रुचि है, इकोनॉमिक्स में रुचि है, तो कोई भी क्षेत्र हो, आपको अगर उसमें आपका मतलब रुचि है, तो आपको फिर एक अच्छा संचारक कैसे बने, उसको कम्युनिकेट कैसे करें। यू हैव टू बी ए गुड कम्युनिकेटर। महत्वपूर्ण ये है।
लेकिन उसके लिए मेन जो जरूरी है वो है कि आपको विषय की समझ होनी चाहिए। तो पहले कोई भी विषय पर विशेषज्ञता हासिल करिए, बिकम ए स्पेशलिस्ट। पहले हम कहते थे ए जर्नलिस्ट मीन्स ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। आज है कि ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो रहना ही है उसे, लेकिन मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन, नॉट मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन। कोई एक विषय तो हो जिस पर मेरे महारत हो, जिस पर मैं जितना जानता हूं कोई नहीं जानता। दिल्ली में जमुना है, जमुना जी के उद्भव से लेकर यमुनोत्री से लेकर उसका संगम में, दिल्ली में, हरियाणा में जो उसका भाव है, उसका पूरा टोपोग्राफी है, उसका पैटर्न्स है, उसका मैं इतना एक्सपर्ट बन जाऊं, यमुना एक्शन प्लान का, प्रदूषण का, उसमें कौन कौन की। जमुना जी के बारे में कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनता है देश में तो लोग आपको संपर्क करें। ये आपकी विशेषज्ञता होनी चाहिए एक टॉपिक पे, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। आज क्या हो रहा है, सतही गूगल बेस्ड है। आप किसी विषय में गहराई से नहीं जाना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में जानना है तुरंत गूगल कर लो, जो आपको पढ़ लिया नहीं आपने, नहीं, आपको विषय में गहराई से जाना है। दूसरा, भाषा। भाषा का इतना क्षरण हो गया है कि लोगों के वर्तनी में व्याकरण और उच्चारण, एक तो मातृभाषा प्रभाव, आप बिहार से हैं तो आप जो है आपका एक अलग तरीके से एक्सेंट होगा, आप दक्षिण से हैं तो उसका MTI बोलते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो मातृभाषा प्रभाव, उसे आपको ओवरकम करना है एज ए गुड कम्युनिकेटर। आपको हिंदी हिंदी की तरह बोलना है, अंग्रेजी अंग्रेजी की तरह बोलना है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने अपने बचपन में मैं BBC सुनता था, रात को, आधी रात को, जब मेरे पेरेंट्स सो रहे होते हैं, मैं BBC सुनता था। और उस वक्त कैसेट आते थे, खाली कैसेट, वो मैं खरीद के लेके आता था, HMV का, T सीरीज़ का। उसको मैं टेप रिकॉर्डर में डालता था, खुद अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता था और फिर मैं दोनों की तुलना करता था कि मेरे अंग्रेज़ी और ये अंग्रेज़ी, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और मैं उसी तरीके से अपना, तो इस वजह से आज मुझे कई लोग कहते हैं कि अरे आपकी भाषा में इतनी शुद्धता है। उसका कारण ये है कि अभ्यास, ये रियाज है। जैसे एक जो आपके क्लासिकल सिंगर है या क्लासिकल डांसर है, वो जैसे रियाज करते हैं, आपको रियाज करना होगा। तो भाषा की पकड़ होनी चाहिए, विषय की पकड़ होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आज के तारीख में सोशल मीडिया का किसको प्रभावी ढंग से किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, इन सब पर मेहनत करना होगा। देखिए, अगर आप सतही तरीके से करेंगे तो फिर आपका ग्रोथ का एक लिमिटेशन होगा। कुछ लोगों को आप कुछ समय के लिए आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समय के लिए आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। यही उम्र है, तो अगर आपका रुझान है तो उस दिशा में आपको प्रयास करना होगा। कंटेंट सेंसरशिप, और वो चाहे मीडिया में हो, प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स पे जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, और रेगुलेशंस, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें नियमन तो करना है, नियंत्रण नहीं करना है। आई एम इन फेवर ऑफ रेगुलेशन बट नॉट कंट्रोल। ओके। और दिस रेगुलेशन शुड ऑल्सो बी डन बाय नॉट द गवर्नमेंट पर से, बट बाय स्टेक होल्डर्स, जिनका एक बॉडी बननी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक भारतीय प्रेस परिषद है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको अक्सर टूथलेस टाइगर कहते हैं, दंतहीन बाघ, क्योंकि वो कोई एक्शन कर नहीं पाता है। अगर उसने डायरेक्शन भी दिया तो कई अखबार छापते नहीं हैं, माफ़ीनामा भी छापते नहीं हैं। तो अगर आपके पास पावर होना चाहिए कि उनके लाइसेंस को रद्द कर दें, आपके पास पावर होना चाहिए कि उनको जो है आप कटघरे में खड़ा करें, जो लोग वायलेट कर रहे हैं। तो इट इज़ हेडेड बाय ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो कोई सरकार के बेसिकली, और उनका प्रेस काउंसिल। तो मेरा ये मानना है कि प्रेस काउंसिल की जगह एक वाइडर जो है आपका मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसके अंतर्गत
प्रेस काउंसिल में तो सिर्फ प्रिंट मीडिया आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आना चाहिए, डिजिटल मीडिया भी आना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसी तरीके से मीडिया एजुकेशन के बारे में भी मेरा मानना है कि आज कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा, वो आज मीडिया का दुकान शुरू कर सकता है कि उसने जो है 2 कमरे ले लिए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नेशनल मेडिकल कमीशन के परमिशन के बगैर आप जो है नहीं कर सकते हैं कोई भी मेडिकल कॉलेज शुरू। आप नेशनल डेंटल काउंसिल के बगैर आप डेंटल कॉलेज नहीं चला सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल के बगैर आप नर्सिंग कॉलेज नहीं चला सकते हैं। बार काउंसिल के बगैर आप कोई जो है आप कोई लॉ का कॉलेज नहीं चला सकते हैं। मीडिया कॉलेज किसके अनुमति से आप चला रहे हैं, कौन देख रहा है? मैंने ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय देखे हैं जहाँ बेसिक स्टूडियो नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कौन अनुमति दे रहा है? कोई तो होना चाहिए। AICTE देता है आपके टेक्निकल कोर्सेज के लिए, तो ये निरीक्षण कौन कर रहा है, ये निर्णय कौन कर रहा है? तो मेरा मानना है कि एक मीडिया एजुकेशन का भी एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो ये तय करें कि जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जो आवश्यक फैकल्टी, क्वालिफाइड फैकल्टी हो, ये सब आपको देखने के लिए एक रेगुलेटरी। तो मैं नियमन के पक्ष में हूँ, चाहे वो मीडिया हो या मीडिया एजुकेशन हो, मेरा ये मानना है। तो बिल्कुल नियमन होना चाहिए, क्योंकि ये स्वनियमन जिसकी बात होती है ये आदर्श बातें हैं, ये कोई करता नहीं है। हमने देख लिया, अभी हाल ही में हमने देखा कि एक चैनल में कैसे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे। ये कितना मतलब शर्मनाक नज़ारा है। हमने देखा कि किस तरीके से जो है 26/11 के बाद जिस तरीके से मीडिया का कवरेज हुआ, या उससे पहले करगिल का कवरेज हुआ, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई उसका उल्लंघन करे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए हम इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ लोगों के, क्योंकि कई स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग काम करते हैं, तो कोई तो उनका नियमन करने का व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि नियंत्रण होने से या सरकारी नियमन होने से फिर सरकार के ऊपर पक्षपात का आरोप लगने के बहुत सारे स्कोप है, जो नहीं होना चाहिए कि ये पक्षपात है या अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये आरोप उस पर लगना नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर होता है कि एक ऐसा एक बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी जो तटस्थ है, उसको जो है गठित किया जाए। फेक न्यूज़ जो आजकल किसी ना किसी फॉर्म में, और वो लीकेज की तरह एक होती है कि आप कितने भी, जहाँ पे कंट्रोल्ड भी है, यहाँ पे हमने बात करी है अभी कंट्रोल नहीं है, प्लेसेस पे मेजर्स नहीं है, बट जहाँ पे कंट्रोल भी होती है वहाँ पे भी लीकेज हो जाता है। फेक न्यूज़ के बारे में एक तो राय क्या है आपकी, दूसरा उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको WHO ने जब कोरोना के समय में जब ये हुआ था, इसको कहते थे कि इसको इन्फोडेमिक कहते हैं, यानी ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन। द ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन इज सच कि यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। इतना ओवरडोज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इसको शब्द का प्रयोग किया है WHO ने, इन्फोडेमिक। और वो कहते थे दिस इज वर्स देन पैंडेमिक, इन्फोडेमिक, यानी कि कुछ भी परोसा जा रहा है। और सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के जरिए, है ना, इतना कुछ परोसा जा रहा है, लेकिन आप जो है उसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसमें कई असामाजिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, जो अलगाववादी, है ना, समाज में नफरत फैलाने वाले, मजहबी दंगे कराने वाले, हर जातिवाद फैलाने वाले, हर तरह के तत्व इसमें घुस गए हैं। विदेशी ताकतें भी घुस गई हैं, प्रॉक्सी हैंडल्स बना के। एग्जैक्टली। और लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको, बगैर सोचे समझे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और समाज में उसके कारण तनाव भी पैदा हो रहा है। तो उसमें ये छद्म आख्यान और छद्म समाचार, इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो 3 किस्म के इसको बोला जाता है कि एक होता है मैल इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। मैल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे मैल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण, उसको पोषण नहीं मिल रहा है, यानी कि वो समाचार जिसमें जो जरूरी इनपुट है वो नहीं है। तो ये अक्सर पत्रकारों की तरफ से होता है कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसका नतीजा
ये होता है कि उनका इनकम्प्लीट न्यूज़ होता है और वो परोस देते हैं। जो घटना घटित हुई उसके बजाय हेयर से बता दिया। हाँ, ये हेयर से बता दिया, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, आपने जो है कर दिया। तो ये हो गया मैल इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आधा अधूरा आपने उसको परोस दिया। दूसरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि मुझे कहीं से कुछ पता चला, मैंने उसको बढ़ा दिया बगैर उसको चेक किए, क्रॉस चेक किए, लेकिन मेरा नीयत खराब नहीं थी। अब कोरोना के दौरान जो है ये बताया गया कि आनंद विहार से जो है बसें चल पड़ी है यूपी बिहार के लिए, हैं, या मुंबई में जो है बांद्रा स्टेशन से ट्रेनें चल पड़ी है, जबकि सब कुछ बंद थी। या इंडिया घुस गई रावलपिंडी या लाहौर। तो वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। वो अलग है। वो तो रूमर है, अफवाह है। ओके। लेकिन ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है कि आपको कहीं से पता चला, आपने कह दिया कि अच्छा मयंक जी को इस न्यूज़ का फ़ायदा होगा, चलो मैं उनको बढ़ा देता हूँ, तो आपने बढ़ा दिया। लेकिन अल्टीमेटली आपने जाके उस जगह को कोविड हॉटस्पॉट बना दिया, उसका नुकसान तो समाज को हुआ। तीसरा होता है डिसइन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जानबूझ के एक खबर को फैला रहे हैं इस उद्देश्य से कि उसके वजह से नुकसान पहुंचे। जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीन, कोरोना का जब वैक्सीन हुआ तो कई लोगों ने कह दिया कि वैक्सीन लेने के 1 साल के अंदर आपका मृत्यु निश्चित है। इस तरह की फैलाई गई, इससे लोगों के अंदर खौफ बैठ गया कि मुझे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। तो ये डिसइन्फॉर्मेशन है, जानबूझ के। एंटी वैक्सीनेटर लॉबी है पश्चिम में, उन लोगों ने यह तय किया कि भाई नहीं, हमको इसको इस तरह के, तो हर तरह के विदेशी साइवार कहते हैं इसको, यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसके तहत जो है विदेशी, आपने देखा कि भाई पाकिस्तान से किस तरीके से बताया जा रहा था कि भाई भारत के इतने हवाई जहाज को जो है हमने उड़ा दिए, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है सोशल मीडिया तो कहते हैं हमने सोशल मीडिया में देखा था। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो फैलाते हैं। तो ये साइवार के अंदर होता है, ये डिसइन्फॉर्मेशन होता है। अब इसको कैसे, एक तो है सबसे बड़ी ज़रूरत है मीडिया साक्षरता अभियान। मैंने राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता मिशन के लिए मैंने कहा है कि स्कूल पाठ्यक्रम से लेकर हमको बच्चों को इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हर चारों तरफ से आएगा, तो उनको सचेत करने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो स्कूली पाठ्यक्रम से तो मीडिया शिक्षा अलग है, मीडिया साक्षरता अलग है। मीडिया साक्षरता सबके लिए है, मीडिया शिक्षा जो मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये ज़रूरी है, पहला तो ये। दूसरा, हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको समझना चाहिए। एक तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, है ना भैया, फलान जगह को कैप्चर कर लिया, दिल्ली में बमबारी हो गई, ये हुआ है क्या? तो कुछ भी आप दिखा दो तो आप क्या मान जाएंगे क्या? तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। दूसरा, जो रिलायबल वेबसाइट्स हैं उन पर जो कई लिंक आते हैं, तो उसमें सिर्फ वो, उसे क्लिक बेट भी कहते हैं, उसका उद्देश्य उनको उतना विजिटर्स मिले, उनका उतना व्यूअर्स मिले, उसके लिए वो कहते हैं अरे इस एक्ट्रेस ने ये कह दिया जो उसने कभी नहीं सोचा था, है ना। अब आप उसको देखें, यार ऐसा क्या कह दिया, आपने जाके लिंक में क्लिक किया और उसमें अच्छे अच्छे अखबारों का फोटो भी दिखाएंगे, हालांकि लिंक कहीं और आपको ले जाएगा। तो क्लिक बेट कहते हैं इसको। तो आप उसके शिकार ना हो, तो क्लिक बेट के बारे में हम उनको बताएं कि नहीं, इसके पीछे टारगेट ये है, उनको साक्षर करें। रिलायबल वेबसाइट्स में जाएं। अगर एक ही वेबसाइट में हैं जो एक अनजान वेबसाइट है, लेकिन बड़े किसी अखबार या टेलीविज़न चैनल के वेबसाइट में नहीं है, तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा खबर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ही कि बड़े चैनल्स मिस कर देंगे उसको, या बड़े अखबार एक मिस कर देगा, दूसरे के पास तो होगा। लेकिन कोई एक अनजान छोटे से वेबसाइट कह रहा है कि नहीं इतना बड़ा कुछ हो गया, तो यानी कि भरोसे के लायक नहीं है, ये हो गया। तो जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं उसमें से जो आता है उसी को ही आप भरोसा करें। वेरीफाइड हैंडल से आए हुए बातों को ही आप चेक करें, उस पर विश्वास करें। चौथा है कि कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक तस्वीर दिखाया गया जिसमें यह बताया गया कि कश्मीर में जो है ये घटना हुई है। हालांकि टोपोग्राफी उसकी सेंट्रल एशिया से मिलती है, तो मध्य एशिया की कुछ तस्वीर को उधर लगा दिया, म्यांमार की कुछ तस्वीरों को लगा दिया और बता दिया कि ये उत्तर पूर्व भारत का है, ये लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इमेज को ड्रैग करना है और गूगल में ले जाना है, और उसको रिवर्स इमेज सर्च कहते हैं उसको। तो आप इमेज को ड्रैग करके ले जाइए ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि वो इमेज सच्चाई में वो किधर का इमेज है, लेकिन उसको दिखाया क्या जा रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं विदेश का कोई इवेंट है, ये इवेंट का कोई भारत से कुछ लेना देना नहीं है, या जो जिसके साथ ये बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद हुआ है। अच्छा, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि ऐसा हो रहा है,
तो आप देखेंगे कि वो किसी और संदर्भ में किसी और चीज़ को लेकर खुशी मना रहे हैं या मातम मना रहे हैं, लेकिन आपको दिखाया गया है कि ये किसी यहाँ के घटना को लेकर उसको जोड़ दिया गया है। तो ऐसा काफ़ी मैनिपुलेशन होता है, इससे हमें बच के रहना है। वो मीडिया साक्षरता के साथ होगा। तो और चौथा और पांचवा मैं ये कहूँगा कि भाई सरकार का नियमन होना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो तत्व हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। उन पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इस तरह के आने वाले दिनों में घटनाएं और बढ़ेंगी और इसका नुकसान समाज को और देश को उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, जिस बेबाकी और आपने ऑनेस्टी से हमारे सारे क्वेश्चंस लिए। और प्लीज़ मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे, इसी तरीके से हमारी जनरेशन को प्रेरित करते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आप सब देखते रहिए द मयंक बाजपेयी शो। थैंक यू।